चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ट्रेडिशनल हमने कर लिए थे ना, मॉडर्न पढ़ते हैं। मॉडर्न क्या होते हैं, जो आज के टाइम में जो हमारे मेथड चल रहे हैं परफॉर्मेंस को कैसे वो चेक करते हैं या अप्राइजल करते हैं। सबसे पहले मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, इसके बारे में उन्होंने पहले टॉपिक पढ़ लिया शायद, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या, मैनेजमेंट में पहले ही ऑब्जेक्टिव सेटअप किए होते हैं, उसके बेस पे ही वो अप्राइजल देखते हैं। मींस जो उन्होंने हर एक बंदे के रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हुए हैं उस बेस पे वो चेक करते हैं। ये नहीं कि अलग बंदे को कैसे मेजर करना है, सब कुछ उन्होंने अपने काम में या स्ट्रक्चर के बेस पे सेटअप किए हुए हैं। कहाँ कहाँ पे हमने परफॉर्मेंस किस बंदे की मेजर करनी है, उस बेस पे वो चेकिंग करते चले जाएंगे। जैसे उन्होंने लिखा भी है, मैनेजमेंट by objectives used for performance only, it primarily focus in developing objective criteria of evaluating performance in individuals। इंडिविजुअल में वो डेवलपमेंट क्राइटेरिया को चेक करते हैं। जहां जहां पे उनको लगता है कि कोई बंदा आगे जा सकता है, उन जगह पे वो चेक करते हैं भी कौन बंदा कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई टेक्निकल हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो वो देखेंगे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी में आगे है या पर्सन नहीं है। मैं बोल दूं भी आईटी सेक्टर से बच्चा आया है, उसने स्टडी ऐसे की है, क्या उसको आईटी सेक्टर में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है या नहीं है। कोई बनी हुई चीजें किसी की कॉपी करके तो बना देता है, कुछ न्यू करके दिखा सकता है या नहीं करके दिखा सकता। वैसे चीजों को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स जो उन्होंने डेवलपमेंट में सेटअप किया होगा, कहीं पे कोई बंदा आगे जा सकता है, उन चीजों में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। दूसरा हमारे पास है असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड का मतलब क्या हो गया, हमें क्या है, कैंडिडेट की सिचुएशन, सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग असेसमेंट लगानी होती है। मींस कंपनी में आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपके साथ जो बंदे, जैसे आपका लीडर होगा या कोई ऑपरेटर होगा या फिर कोई सुपरवाइजर होगा, या अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे कोई हेड पर्सन होते हैं, उनके थ्रू असेसमेंट करवाई जाती है। कैसे कोई बंदा काम कंपनी में क्या कर रहा है, कितना टाइम वो खराब कर रहा है, कितना कंपनी को टाइम दे रहा है, कौन बंदा किस, मीन्स काम के अकॉर्डिंग जजमेंट लगाई जाती है। उन्होंने ये नहीं देखना भी आपने कितने पीस बनाए या अकेला बंदा कितना काम कर रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। कितना आप क्वालिटी में काम कर रहे थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपनी में जरूरी होता है भी जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सेफ्टी को साथ लेके चलना होता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर सेफ्टी हो गया, वेस्टेज रिड्यूस हो गया, या न्यू पॉलिसीज हो गई, या कंपनी ने कोई ऐसा कंपटीशन रखा जिसमें हमें कंपनी को फायदा है, वो रखने पे आपने कितना उसमें हिस्सा डालना जाएगा, अपनी तरफ से कितना आपने पार्ट दिया उसमें, तो वो चीजों को मैटर करके असेसमेंट की जाती है। देखते हैं कि कंपनी में जिसको ज्यादा फायदा नजर आता है उसको फिर वो परफॉर्मेंस अप्राइजल में ले जाते हैं। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास लीडरशिप स्किल्स, मोस्टली वैसे तो ये एचआर डिपार्टमेंट के साथ डील करता है। एचआर डिपार्टमेंट वाले खुद ही मैनेज करते हैं, आपकी स्किल्स को देखेंगे, आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी, और उसके बाद जो बेटर पर्सन्स हैं उनको आगे लेके आना। कई बार तो उनको स्टाफ मेंबर ही बना देना जैसे, तो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह यूज करते हैं जिससे कि सबको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एक बंदे की परफॉर्मेंस को मेजर करके दिखा देंगे जो उनको बेस्ट लगता है, तो सभी लोगों को उत्तेजित किया जाता है, जैसे कि मोटिवेट किया जाता है ताकि सबका फायदा हो सके। फिर है बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल। बिहेवियर का मीन्स आपके बिहेवियर के ऊपर आपकी एक बुक भी आनी है एमबीए में बिहेवियर की, जैसे मैंने जब इसमें तो नहीं, सॉरी एमबीए में आती है वो, उसमें क्या सिर्फ बिहेवियर की ही पूरी स्टडी की जाती है। सेम ये भी एक स्केल ही होता है, आपके बिहेवियर को प्रॉपर चेक किया जाता है, आपका कंपनी लेवल में बिहेवियर कैसा है, सोशल में बिहेवियर कैसा है, ग्रुप में काम प्रॉपर करते हैं, सिंगल बेस में काम करते हैं, तो आपकी उसमें रेटिंग करते हैं वो। रेटिंग बेस पे मीन्स बातचीत करने का तरीका हो गया, किसी कस्टमर के साथ डील करने का तरीका हो गया, आपका टेलीफोन स्किल्स देख सकते हैं, टेलीफोन पे कैसे आप बात करते हैं, मीन्स किसी मीटिंग में आप कैसे अटेंड कर रहे हैं, उसमें सभी जगह पे आपके बिहेवियर को चेक करके वो रेटिंग लगा के आपको परफॉर्मेंस में लेके आते हैं। फिर है 360 डिग्री अप्राइजल। 360 डिग्री का मतलब होता है कंपनी के पूरे इन्वायरमेंट में आपको चेक किया जाता है। सभी मेंबर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनके बेस पे रेटिंग चलती है। किसी भी पर्सन से आपके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे, मीन्स क्वेश्चन पर किए, या किसी की आपकी नॉलेज किसी पर्सन और से लेना, वो सारी चीजों के बारे में जजमेंट लेते हैं। क्योंकि सभी में ऐसे बंदे नहीं होते कि आपके लिए कोई गलत, कुछ लोग आपके लिए सही कहने वाले भी जरूर होंगे, कुछ लोग आपसे मीन्स मोटिवेट हुए होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं से भी लेनी, चाहे वो आपकी लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयज में है, चाहे वो लीडर है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे मैनेजर्स हैं, अदर डिपार्टमेंट वाले भी, क्योंकि कई बार ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं अदर डिपार्टमेंट मेंबर्स भी उनसे मोटिवेट होते हैं भी हाँ उस डिपार्टमेंट में बंदा है जो ज्यादा काम कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं 360 अप्राइजल्स। कंपनी का पूरा इन्वायरमेंट जब आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं 360 अप्राइजल्स।
फिर है पोटेंशियल अप्राइजल। पोटेंशियल अप्राइजल का मतलब से आपकी अपनी कैपेबिलिटी के अप्राइजल्स, आप अपनी कैपेबिलिटी में कितने ज्यादा आगे निकल के आते हैं, उसकी अप्राइजल की जाती है। जैसे मैंने पहले बोला, कोई बंदा अकाउंटेंट बन के गया तो अकाउंटेंट में उसका काम कैसा है। अकाउंटेंट्स में कुछ ये तो नहीं सिर्फ एंट्री पास करने वाला ना हो, उसको प्रॉपर आगे नॉलेज है या नहीं है वो भी चेक करना। पोटेंशियल में मीन्स आपकी कैपेबिलिटी का वही चेक किया जाएगा। एग्जांपल हम ले रहे थे, कोई बंदा एचआर डिपार्टमेंट से आया तो उसको एचआर डिपार्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की, कोई आईटी सेक्टर में तो आईटी, या फिर क्वालिटी में है तो क्वालिटी। आपकी पोटेंशियल उसमें ये चेक की जाएगी आप काम को किस तरह कंप्लीट करके दे रहे हैं। कई बार जैसे मान लो कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले पर्सन होते हैं ना, क्वालिटी में चेक करते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पास करना होता है क्वालिटी वालों को ही। एक्चुअल में कोई गलत प्रोडक्ट बीच में निकल गया फिर वो बोलते हैं आपने क्या चेक किया, तो वो सारी चीजें चेक करना मीन्स आपकी पोटेंशियल कितनी है काम के प्रति, उस बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना। ये सारे मेथड थे आपके मॉडर्न में। इन्होंने स्टेप भी लिखे हैं, कहता जब भी अपने परफॉर्मेंस अप्राइजल करनी है उसके स्टेप क्या होंगे। पहला स्टेप तो लिखा है, कहते हैं परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दो। किस बेस पे आप कहता परफॉर्मेंस चेक करोगे, क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए भी कंपनी में जब आप परफॉर्मेंस अप्राइजल कर रहे हो स्टैंडर्ड सबको पता होना चाहिए। कंपनी बोलती है कि हम 5S चला रहे हैं कंपनी में, उसका रिजल्ट जो हम 6 महीने बाद या साल बाद जरूर देंगे, और जो बच्चे जब ऐसा आएंगे उनको कुछ ना कुछ अवार्ड या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ना कुछ अवार्ड मिल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड पहले क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेट स्टैंडर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ वो स्टैंडर्ड पहले शेयर करना जरूरी है, क्योंकि तभी परफॉर्मेंस अप्राइजल हो पाएगी ना। अभी किसी भी पर्सन को पता ही नहीं है कंपनी में कैसे काम करना है, जब सबको पता होगा कि उसका फायदा हमें फ्यूचर में मिल सकता है तो वो परफॉर्मेंस बेस पे ही काम करते हैं। फिर थर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बोल के छोड़ देना कमी ना हो, उसको मेजर भी करते रहो। बंदे कौन से लगाए हुए ड्यूटी के ये जरूरी नहीं है बताने के लिए भी कौन बंदे आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। जहाँ ऑनलाइन चेक बहुत सारी कंपनी में क्या आजकल तो कैमरे सिस्टम ही चलता है, कैमरे में अंदर बैठे वो देखते ही रहते हैं कंपनी में कौन कैसे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस मेजर होती रहती है। नहीं तो जो आपके सुपरवाइजर होंगे या टीम लीडर्स होंगे उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कैसे कौन बंदा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। कंपैरिजन दी परफॉर्मेंस विद द जॉब स्टैंडर्ड। जो आपकी परफॉर्मेंस है आपकी जॉब स्टैंडर्ड के साथ उसको मेजर भी या फिर कंपैरिजन भी करना। आपका जॉब स्टैंडर्ड है कि आपने अकाउंटेंट का काम करना है, आप अकाउंटेंट छोड़ के बने हुए कंपनी में लेबर जाके उनके साथ बातें कर रहे हो, जहाँ उनके साथ टाइम ज्यादा काम खत्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस फिर डाउन हो जाती है। मीन्स हमें अपना स्टैंडर्ड वो बना के रखना है, इसको कंपेरिजन भी करते रहें। डिस्कसिंग द अप्राइजल रिजल्ट्स विद द एम्प्लॉइज। जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहा होगा टाइम टू टाइम डिस्कस भी जरूर करते रहना चाहिए। डिस्कस करने का फायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉइज डाउन में भी जा रहे होते हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती रहती है, तो वो आपको बेटर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सोचते चलते हैं कोई बात नहीं यार कोई फायदा नहीं मिलना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक ट्रॉफी दे देंगे उससे हमें कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मुझे आगे जाने का चांस मिलेगा तो वो बेटर करने की कोशिश करते हैं। 6 है इनिशिएटिंग करेक्शन एक्शन वेयर नेसेसरी। जब भी कुछ सही करने की जरूरत हो तो उसको सही भी साथ के साथ कर लो। ये स्टेप थे आपके परफॉर्मेंस अप्राइजल में। नेक्स्ट आपका इसमें कंसेप्ट एक 2 नंबर में कई बार आता है, कई बार वैसे 10 में डाल देंगे तो फिर एडवांटेज वगैरह पूछेंगे। कैरियर डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं भी कैरियर क्या होता है। कैरियर होता है सीक्वेंस ऑफ दी जॉब रिलेटेड बोल सकते हैं हम, जैसे जॉब रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज होंगी वो हमारा कैरियर होता है। बहुत सारे पर्सन अपने कैरियर के बारे में पहले से सोच के चल रहते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटीज बोलेंगे ना अपनी जॉब के रिलेटेड या अपनी लाइफ में हमारी जो एक्टिविटीज होंगी हम क्या करना चाहते हैं। जब पहले हम पढ़ना स्टार्ट हुए थे तो हमें पता था +2 कंप्लीट करनी है। जब 10वीं जैसे कंप्लीट हो तो हमें वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं हम 10th के बाद ही। कोई बच्चा जो है कॉमर्स में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई जाता है साइंस वगैरह में। उसी हिसाब से हम आगे अपना बेस सेटअप कर लेते हैं। तो आपकी जॉब के रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी जिस सीरीज में आप काम करते हैं वो आपका कैरियर होगा। कैरियर डेवलपमेंट कहता हर एक बंदे का कहता इंडिविजुअल सेंटर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बेस भी हो सकता है। इंडिविजुअल बेस मीन्स इंडिविजुअल पर्सन ने खुद ही डिसाइड करके रखा होता है कि उसने किस दिशा में जाके कौन सा टारगेट जो अपनी लाइफ में अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन बेस कुछ लोग जो अपनी फैमिली बेस पे चलते हैं, जैसे मैं बोलूँ, क्योंकि जब तक आप फैमिली में होते हैं तो फैमिली बेस पे कुछ लोग चलते हैं भी हमारी फैमिली में जो काम चल रहा है हम उसी को आगे लेके जाएंगे। कुछ लोग कंपनीज में जाके सीखना स्टार्ट करते हैं अपने कैरियर को डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं आती जब कंपनी में चले जाते हैं फिर वो देखते हैं कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, उस बेस पे भी कोई सीख के आगे निकल जाता है। तो वो हमारी क्या होती है कैरियर को डेवलपमेंट करना। ओवरव्यू के बारे में बात करें, जैसे बोले ओवरव्यू ऑफ कैरियर डेवलपमेंट।
अगर कैरियर डेवलपमेंट का मतलब करना है, हमें कहता है डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट, अपने काम में एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट को कम करना होगा। बार बार काम को छोड़ के जाना, ये कैरियर डेवलपमेंट नहीं होती। एक जगह पे रह के प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होगी जैसे समझ लें, या फिर अपना एक्सपीरियंस को गेन करना, ये हमेशा आपका कैरियर डेवलप करेगा। बार बार लेबर टर्नओवर में जाएंगे तो हमारा कैरियर जो है डाउन होता है। मान लो एग्जाम्पल, आपने रिज्यूम में बहुत सारे लोग जैसे रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम में क्या होता है, काफी जगह उन्होंने लिखा होता है मेरे इतने एक्सपीरियंस है। अगर आपके एक्सपीरियंस में टाइम दिया हुआ है 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, ऐसे मैंने काम किया जाए, एक साल ही काम किया 4-5 कंपनी में, तो अदर कंपनी जिस कंपनी में हो जाते हैं वो भी आपको रिजेक्ट करना बेस्ट समझते हैं। वो कहते हैं जो बंदा हर एक कंपनी में साल साल लगा के आया तो हमारी कंपनी में भी साल ही लगाएगा। तो कभी नहीं होना चाहिए ऐसे। कोशिश हो कि थोड़े टाइम ज्यादा लगाया हो जहां पर भी आप छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कैरियर डेवलपमेंट हो सकती है। अगर टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहेंगे, रिज्यूम में इतनी चीजें दिखाएंगे, तो वो डेवलपमेंट नहीं होती। तो यही बोलते हैं कि कैरियर डेवलपमेंट ओवरव्यू में बात करें तो यही है कि आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम करनी होगी। मीन्स टर्नओवर लेवल जो है कम कीजिए, आपका कैरियर जो डेवलप हो सकता है। हमेशा कहता अपनी जॉब को जितना कम्प्लेक्स कर सकते हैं, मीन्स कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कीजिए। कम्प्लेक्स बनाने का मतलब ये नहीं कि उलझ ही जाओ उसमें, जितना टफ सिचुएशन में आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी जॉब को, उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिस टाइम पे हमें लगता है कि ये हमारा टाइम आ गया कि जिसमें हम अपना हुनर दिखा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो मैंने एग्जांपल पहले बोला, कोई बंदा जैसे हम बीकॉम पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंट बनेंगे, कोई बैंक में जाएंगे, हम वहां जाके ट्रेनिंग में ये नहीं करेंगे सिर्फ हमारा काम क्या है सिर्फ एंट्री पास करना। हमें ऑलराउंडर बनना होता है। ऑलराउंडर का मतलब कि जहां पर हमें कोई हमारे डिपार्टमेंट में जो काम है वो भी मुझे आता हो। ये ना हो कि पर्सन आया नहीं और हमें वो काम आता नहीं, हम उसका काम नहीं कर पाए। जब कुछ उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है तो उसमें एक्स्ट्रा भी करके दिखा दें। उसमें सूटेबल कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्योंकि हमेशा कंपनीज यही सोचती हैं कि जितना एम्प्लॉय से हमें मैक्सिमम मिलेगा वो आपका कैरियर डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। जितना आप अपनी जॉब में इन्वॉल्वमेंट होंगे, कभी भी काम में बहुत सारे लोग ये सोच जाते हैं भी 8 घंटे काम करना है और महीने बाद इतनी सैलरी लेनी है, वो एक कैरियर डेवलपमेंट का टाइम नहीं है। वो तो सिर्फ आप अपना टाइम जो है निकाल रहे हैं उसमें। धीरे धीरे टाइम मीन्स कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट लेवल कुछ नहीं हम सोचते। कैरियर डेवलपमेंट में जितना आप जॉब के लिए ज्यादा देंगे उतना आपका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। क्योंकि जहां पे कोई बंदा सेटिस्फाइड होकर काम करता है वहां पे आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। इट मेक्स एम्प्लॉइज मोर अडेप्टेबल चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैरियर डेवलपमेंट कहता है कंपनी में कोई भी चेंजेस आए हमेशा हम उसको अडॉप्ट करके चलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने वो काम कंप्लीट करना ही करना है। इट प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ प्रोग्रेशन इन गिवन ऑर्गेनाइजेशन। कैरियर डेवलपमेंट कहता आपको किसी भी संस्था में आपको पहले ही अपने स्टेप के बारे में पता लग जाता है, मुझे आज यहाँ से स्टार्ट होकर आगे कहाँ तक जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पहले एम्प्लॉय लगे, छोड़ के कहीं एक्सपीरियंस लिया, दूसरी कंपनी में ऑपरेटर बनते हैं, फिर आके गए, उसके बाद सुपरवाइजर तक भी चले जाते हैं, कई बार क्या है मैनेजर तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेप आउट पहले से ही सीखे होते हैं। अपनी लाइफ में अपने घर में भी देखेंगे, हमारे फादर्स लोग हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट बहुत नीचे से किया और काफी आगे तक वो गए भी होंगे ना। जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा होता है, लेकिन हम किसी ना किसी तरह सीखते हैं, यही कैरियर डेवलपमेंट होती है। हमें भी अपने काम में ये मान लीजिए, जैसे एग्जांपल मैंने बोला बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक में स्टार्टिंग क्लर्क से मोस्टली ज्यादातर करते हैं, क्लर्क से हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं, आप नेचर तक भी जा सकते हो और तो और क्वालिटी तक भी जा सकते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कैरियर डेवलपमेंट ही होती है। बहुत सारी कंपनीज कहता ऑल नाउ मेन बाय वुमेन्स अदर माइनॉरिटी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कहता जहां पर कहता वुमेन्स को काम मिल रहा है, या फिर वो माइनॉरिटी बेस पे चलते हैं। माइनॉरिटी बेस पे मीन्स या तो कोटा सिस्टम भी यूज करते हैं, या फिर कई बार कम एज वालों को भी कंपनी में रखना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे हम लोग सोचते हैं भी यार यहाँ पे हमारे कैसे, हम क्या काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चलता है ना भी जो काम जेंट्स लोग कर सकते हैं वो वुमेन वगैरह नहीं कर सकती या गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। तो ये चीजें कहता कभी नहीं है। आज के टाइम में कैरियर डेवलपमेंट मोस्टली किसकी हो रही है, गर्ल्स वगैरह ज्यादा आगे जा रही हैं रेदर देन दी बॉय। बॉय तो बहुत कम जा रहे हैं पीछे, एक तो पढ़ने लिखने में ही बहुत कम हो जा रहे हैं, बातें बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा आती हैं। कई बार आते समय किसी को डरा ही देना तो वो भी काम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीजों को हमें सॉल्व करके चलना पड़ता है भाई। जरूरी नहीं है भी हर जगह बॉयज भी बहुत आगे जाते हैं, लेकिन हमें जब तक अपने कैरियर के बारे में नहीं क्लियर होगा, हमें स्टेप्स नहीं पता होंगे, तो हम डेवलपमेंट में नहीं जाते हैं।
ये कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय एक्वायर मोर स्किल्स। जब आप कैरियर डेवलपमेंट में जाओगे आपको प्रॉपर ज्यादा स्किल्स भी मिलेंगी, नॉलेज आप ऑब्टेन करोगे अदर मेंबर से, क्योंकि हम हर जगह पे सफिशिएंट होंगे ये जरूरी नहीं है। आप बोले मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, चलाना सबको आता है, लेकिन कंप्यूटर में जितना अंदर जाते चले जाएंगे हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे। कभी भी कोई बंदा किसी लेवल पे जाके परफेक्ट हो जाएगा कभी हम नहीं कह पाएंगे। कहीं ना कहीं जाके तो हमें भी लगता है भी हमें किसी की नॉलेज या फिर कहीं पे किसी की स्किल की जरूरत पड़ती है। जब हम उस काम को सीख जाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। तो कैरियर डेवलपमेंट कहता है आपको ये भी फायदा देते हैं, किसी से स्किल में आपको मिल जाएंगी, किसी की बेटर नॉलेज आपको मिल जाएगी, या फिर अपने डेवलपमेंट को आगे कैरियर को आगे कैसे लेके जाना है उसकी परफॉर्मेंस आपको पता लग जाएगी। तो उस बेस पे अपना कैरियर डेवलप आप कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं इन्होंने बताए हैं कैरियर डेवलपमेंट के। इट रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। जब किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट में एम्प्लॉय कैरियर डेवलपमेंट होती है तो लेबर की टर्नओवर बहुत कम होती है। टर्नओवर मीन्स लेबर छोड़ के नहीं जाती है, उनको पता है कि ये कंपनी हमें आगे जाने का चांस देती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं इंडिया में, हम यहाँ नहीं कह सकते, लुधियाना में भी है, जो आपके कैरियर मीन्स आप अदर कंट्रीज में सेटअप होना चाहते हैं, खुद कंपनीज आपको भेजती हैं, उनका अपने बिजनेस सेटअप है जो बाहर, ये मोस्टली यहाँ तो शायद रेयर चांस हो, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर साइड ऐसे ऑफिस बहुत हैं जिनका बाहर काम चलता है, जो एक्सपोर्ट में काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज को बाहर ही सेट करवा देते हैं। मीन्स आप कंपनी में आपका बेस्ट जॉब थी तो आपको वो बाहर ही भेज देते हैं। हम लोग बहुत आज के टाइम में ये लोग भी सोचते हैं ना भी स्टडी के लिए ही बाहर जाएंगे, बाहर जाके सेटअप होंगे, जरूरी नहीं है। आप अपने कैरियर को डेवलप करके भी बाहर जा सकते हैं, नहीं तो इंडिया में ही बेस्ट जैसे कहीं पर भी कैरियर डेवलपमेंट होगी। दूसरा, इट इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल प्लस उसकी मोरल मीन्स उसकी सोच जो वो माइंड में लेके आया होता है उसको हम आगे लेके चलते हैं। थर्ड, इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मैन प्रमोशन वैकेंसीज इंटरनली देयर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। जितनी हमारे पास कहता है वैकेंसीज निकलती हैं हम अपनी कंपनी से ही वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी कंपनी में डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं वो बंदा बेस्ट कर रहा है तो उसको आगे आने का चांस मिल जाता है। इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैरियर डेवलपमेंट से ये भी क्लियर हो जाता है कि हम हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम यूज कर रहे हैं। एम्प्लॉय अडॉप्टेबल चेंजेस रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में जैसे भी कोई चीज की जरूरत होती है मीन्स कोई भी चेंजेस करने हैं वो ऑटो मोड पे अडॉप्ट कर लेते हैं सभी एम्प्लॉयज, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि हमारा फायदा इसी में ही है। इट रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। कंपनी में जितने प्रकार के झगड़े होते हैं उसको कम कर दिया जाता है कैरियर डेवलपमेंट से। एम्प्लॉयज की लॉयल्टी, उनके कमिटमेंट, कंपनी के प्रति उनकी वफादारी जो है प्रॉपर तरीके पे बनी रहती है, क्योंकि वो कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं। इट बीइंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन। हमेशा कहता है मान के चलें ये ऑब्जेक्टिव बेस पे चलती है, क्योंकि जब कोई कंपनी या संस्था कैरियर डेवलपमेंट कर रही है तो अपने ऑब्जेक्टिव इजिली बेस पे अचीव करवा लेगी। उनका बिजनेस टाइम टू टाइम जितना वो सोच के चलते हैं उससे कम टाइम में आगे बढ़ जाता है, मीन्स प्रॉफिट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जितने इनके फायदे थे वो ही सेम ऑब्जेक्टिव में मान के चल सकते हैं, या फिर हमें कोई स्कोप बोला जाए वो सारे पॉइंट सेम ही होते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्टिव में बताए हैं अट्रैक्ट एंड रिटेन इफेक्टिव पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे लेबर टर्नओवर कम हो रही है, जो इफेक्टिव पर्सन होंगे कंपनी में लगातार जुड़े रहते हैं, ये कंपनी का फायदा होता है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमली जैसे जैसे किस बंदे को कहाँ पे यूज करना है आप यूज कर लेते हैं। मोरल और मोटिवेशन एम्प्लॉयज की बनी रहती है, टर्नओवर कम होती है, प्रमोशन स्कीम्स हमारी आगे चलती हैं। हम मान के चलते हैं कोई बंदा प्रमोट होता चला जाए उसको देख के दूसरे बंदे भी काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। एम्प्लॉय की कमिटमेंट लेवल भी बढ़ेगा। मेंटेन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कंपनी में रिलेशंस जो होंगे वो सबके मिलजुल वाले बने रहते हैं, मीन सभी डिपार्टमेंट मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग इक्वल कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज वुमेन और माइनॉरिटी। सबको इक्वल समझ के चलते हैं तो सबको आगे जाने का चांस मिलता है। इक्वल कम्युनिटी जैसे उन्होंने वुमेन से बोला, चाहे माइनॉरिटी में बोला, चाहे वो कास्ट बेस पे हो जाए, कोटा सिस्टम पे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। मोस्टली कंपनीज में ऐसा होता है, वहां पर नहीं देखते कौन बंदा ऐसी कास्ट में है, कौन कैसे आया, सीधे फिर तो गवर्नमेंट जॉब में ही चलता है। अदरवाइज जितना भी बिजनेस लेवल में बात करेंगे ये चीजें खत्म हो जाती हैं। हमेशा बंदा आगे जाने के लिए सोचता है।
फिर है टाइप्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हम मान के चलें भी हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स में चलते हैं, टाइप्स तो छोड़ दो, टाइप ऑफ स्टाइल्स एक होते हैं, किस किस स्टेज पे कहता है आप देख के चलते हैं भी आपका कैरियर जो है डिवॉल्व हो सकता है। सबसे पहले स्टेज है आपके पास एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में पहले टाइम जो है ज्वाइन करता है, उसको कंपनी की इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है। कोई भी एम्प्लॉय में पहली बार जब कंपनी में ज्वाइन करेगा, ये फर्स्ट स्टेज होती है कैरियर डेवलपमेंट की। उस टाइम पर ही आप डिसाइड कर लेते हैं भी आपको क्या काम करना है। जब आप कंपनी में जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता होता अभी कौन सी कंपनी में हमें क्या काम मिलेगा। मान लो कोई बंदा लेबर में ही गया, जब लेबर में जाएगा तो उसको नहीं पता होता भी क्या करता है, क्योंकि लेबर वाले पर्सन को क्या होता है भी हमें जो काम दे दिया जाएगा हमें वो करना होगा, उसी में जाके हम अपने आप को सेटअप करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी में जाएंगे तो आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टेज हो जाएगी। दूसरी होती है इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को उस जगह पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कंपनी में जो आपको काम मिल गया, कुछ टाइम बाद, मान लीजिए हफ्ता 10-15 दिन या महीने बाद, उस काम में आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि वो काम को आप प्रॉपर तरीके से विदाउट किसी के नॉलेज आप हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप अपनी जिम्मेवारी, जैसे कोई बोलते हैं ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग के बाद वो काम मैं फटाफट कंप्लीट कर दूंगा, तो वो हमारी क्या स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, जब हमें अल्टरनेटिव्स के बारे में पता लग जाता है, ये काम इस तरह से भी कंप्लीट हो सकता है, ये काम इस तरह से भी। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बाद हमारे पास स्टेज आती है मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज वो स्टेज होती है जब हम अपनी परफॉर्मेंस को सबको दिखा सकते हैं, हमें पता होता है कि अपने काम में मैं कैसे आगे जाता हूँ। क्योंकि जब कोई मान लो कंपनी में लेबर के टाइप में गया, लेबर में सभी लोग जो है सुपरवाइजर या लीडर नहीं बनेंगे, हर एक बंदा अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जब उसको अपने काम की प्रॉपर नॉलेज हो जाती है, फिर वो अपने काम को दिखा सकता है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी जर्नल नॉलेज के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। जब हम अपने माइंड्स के अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं, इसको बोलते हैं मेंटेन करना। जैसे बोलते हैं दिस इज द मिड कैरियर स्टेज ऑफ एम्प्लॉइज हु स्ट्राइव हैंड टू रिटेन देयर एस्टेब्लिशमेंट नेम एंड द फेम। अपना नाम और अपना फेम बनाना कंपनी को बोलते हैं। जैसे कंपनी में आपका नाम बोलने लग गया तो समझ लो आपकी फेम बननी स्टार्ट होगी। हर जगह पे जब आपको बोलेंगे सिर्फ उसी बंदे से वो काम करवाना है, तो कंपनी के माइंड में, जैसे कोई आप कंपनी में मैनेजर्स हैं, एक बंदे का नाम है उसके दिमाग में चलता चला जा रहा है, तो उस बंदे का फेम बन गया। सेम यही स्टेज होती है मेंटेनेंस स्टेज। इस स्टेज में पहुंचना बहुत ज्यादा टफ होता है, सबके लिए नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदा इस स्टेज में तभी पहुंचेगा जब अपने काम को प्रॉपर तरीके से लेके चलता है। लास्ट होती है स्टेज ऑफ डिक्लाइन। ये वो स्टेज होती है जब आप कहता रिटायरमेंट में आते हैं, तब ये स्टेज डिक्लाइन होती है। मीन्स आपका जब फेम बन जाता है वो कम नहीं होता, जब आप रिटायरमेंट टाइम पे आ जाते हैं फिर आपका फेम कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उनको भी पता होता है कि बंदा का जिस टाइम काम था वो बंदे ने बहुत काम कंपनी के लिए किया, अभी वो रिटायरमेंट में हो तो उसको काम भी थोड़ा कम कर देते हैं, बर्डन भी कम हो जाता है। कोई भी स्टेज, चाहे खेल की देख लीजिए, चाहे हम अपने रिटायर होते हैं तो बर्डन थोड़ा सा कम होता है उनके ऊपर। अभी आप अपने अपने देखेंगे फैमिली में, जैसे फादर ही हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चों को हमने सेटअप करना है। जब आप लोग काम करना स्टार्ट कर दोगे तो उनको रेस्ट करवाना फिर स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं फिर काम कम कर दो। तो यही चीजें सेम उसी तरह आती है कि हमारा कैरियर डेवलपमेंट हो चलेगा। लास्ट स्टेज हमारे पास आती है वो रिटायरमेंट की आती है। फिर हमारे पास है कैरियर एंकर्स। कैरियर एंकर्स क्या होते हैं? कैरियर एंकर होते हैं कोई भी पर्सन के टैलेंट्स या फिर मोटिव्स या फिर वैल्यूज, जिनको दिखा के कोई बंदा जो है प्रभावित होता है, उसको हम कैरियर एंकर्स बोलते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वो मुझे सलमान खान जैसा बनना है, सब मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है। हर एक बंदे का अपना कुछ ना कुछ एंकर्स होता है। कोई बंदा मुझे मोदी जैसा बनना है, ठीक है, तो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ बन सकता है। ये एंकर्स होने जरूरी है हर एक की लाइफ में। सभी लोग अपने आप कुछ बन जाएंगे, शायद ही कोई ऐसी कंडीशन हो। हर एक बंदा अपने आप को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई बंदा जरूर प्रभावित हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियर के एंकर्स। इनको कैसा मेंटेन कैसे करते हैं? लिखा है मैनेजर कॉम्पिटेंस। हर एक बंदा कहता है एंकर जरूर होंगे, किन एरिया में कॉम्पिटेंस करते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। जब बंदा कहता अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना सीखता है, तब उसके कैरियर एंकर्स निकल जाते हैं। मान लो चाहे इंडिविजुअल बेस पे, चाहे ग्रुप बेस पे, कहीं भी आपको बोला जाए भी एग्जाम्पल, पूरी की पूरी टीम को एक बंदा जैसे कैप्टन बनता है, जैसे क्रिकेट टीम के बारे में बात कर लें या किसी किसी भी गेम के बारे में बात कर लें, कोई एक बंदा तो जरूर होता है जो सभी को हैंडल कर सकता है, या फिर कोच जैसे होता है,
तो हर एक बंदा सोच के चलता है उसमें क्या करना है। हम अपनी लाइफ में मान को बोलना पूरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे कैसे हैंडल करना है। आगे आपकी जिस कंपनी में आप काम करेंगे, आपके साथ जो लोग मिलके चलेंगे उनको कैसे हैंडल करना है, मेरे साथ क्लास में कैसे बच्चे हैं कैसे हैंडल करना है। ये हमारे क्या हो गए, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस होते हैं। इसी से ही हमारे एंकर्स लेवल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदा उसमें आगे कैसे निकल के आएगा वो चीज चेक हो जाती है। दूसरा, अनएथिकल कॉम्पिटेंस। अनएथिकल कॉम्पिटेंस का हम कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। कई बार कोई बंदा कहता है प्रॉब्लम तो फाइंड कर लेता है लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाता। आपने एग्जाम्पल जैसे ले लें, बहुत जैसे महाभारत तो देखी है सब लोगों ने, उसमें जो उसका लड़का था अर्जुन का, उसको चक्रव्यूह में जाने का पता था, चक्रव्यूह में से आने का नहीं पता था। तो वही चीज होती है। कोई नहीं, जब तेरा लड़का होगा उसमें देख लेंगे कि कैसे बनता हो। ठीक है, तो वो चीजें हमें सेम कंपनी लेवल्स पे भी हम लेके चलते हैं। तो आपको प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि मैंने तो चेक तो कर लिया, मैं पूरी क्लास में देख लूँ ये बच्चा गड़बड़ वाला है, अब मुझे सॉल्व कैसे करना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा ना। तो उसके बाद फिर सेटअप करेंगे वो कैसे होगा, है ना, किसका लड़का कैसे आने वाला बाद में देखेंगे। अभी बहुत टाइम है तेरा लड़का आने में, टेंशन मत ले। उसके बाद है इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ज्यादा होता है, हम अपने आप को उसको कैसे कैसे हैंडल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आई तो उसमें डाउन हो जाते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसमें ज्यादा निकल के आगे आते हैं। तो ये भी लेवल हमें चेक करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर इन 3 लेवल में कोई बंदा परफेक्ट निकल के आता है तो वो एंकर्स बनने में जरूर आके निकल गया, क्योंकि उनको पता हर एक बंदे की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब वो आके निकल जाता है। आपकी जितनी बड़ी फैमिली होगी ना, फैमिली में कभी भी चेक कर लेना 1-2 बंदे तो ऐसे होंगे जिनका नाम पक्का फैमिली में बोलता है, सभी लोग उसके बारे में जरूर बोलते होंगे। वो आपकी फैमिली में हम बोल सकते हैं हमारी फैमिली के लिए एंकर्स हैं। हम किसी न किसी बंदे के लिए जरूर ऑलवेज बात करते हैं, तो वो एंकर सिस्टम निकल के आ जाते हैं। फिर है हमारे पास टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल और फंक्शनल, कुछ लोग जो है टेक्नोलॉजी बेस पे आगे होते हैं। हमें शायद न्यूज वगैरह में जैसे सुनते हैं, एक बच्चे ने भी पानी की कार बना दी, कुछ ने चलने वाला कोई क्या बना दिया, कुछ ना कुछ न्यूज में ऐसे आता रहता है जहाँ पे लगातार जैसे 100 खबरें नहीं आती हैं, उसमें 2-3 खबरें ऐसी भी होती हैं, किसी ना किसी के बारे में पक्का कुछ ना कुछ आया होता है। या फिर अलग से जब गवर्नमेंट ने किसी के बारे में, जैसे वो कोई गवर्नमेंट भाषण दे रही है तो उसमें किसी बंदे के बारे में एग्जाम्पल दे दी, तो बंदे के लिए कि कुछ अलग करने वाले, वो टेक्नोलॉजी बेस पे इसने अलग से किया होता है। मीन्स हम कुछ अलग करके दिखाते हैं जो नॉर्मल कोई पर्सन नहीं कर पाए, उस चीज को बोलता है टेक्नोलॉजी बेस पे। फिर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एंकर्स कहता है अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह पे टिके रहना, उसको बोलते हैं अपने प्लेस को कहीं पे दूर मत करना। एग्जाम्पल मैं मान के चलूं, आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी बेस पे आप कैसे कर रहे हैं, आपका फ्यूचर के लिए कोई प्लान क्या है, आपने रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट कुछ सोचा कि नहीं सोचा, उस चीज को हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी में। क्योंकि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ बंदे उन्हें कमा रहे हैं और खा रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर के लिए कभी नहीं सोचा। बहुत सारे लोग होते हैं भी आज ही जमा करना स्टार्ट करते हैं, भी जब हमारी रिटायरमेंट एज आएगी तो हमारे लिए स्टेबिलिटी क्या होगी, हम आगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आज आपके फादर मदर आपको पढ़ा रहे हैं और आपका ख्याल रख रहे हैं, कल को आपके बच्चे आएंगे आपका ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो श्योरिटी किसी के पास नहीं होती। क्योंकि लाइफ किसी के लिए नहीं, आज का टाइम किसके लिए चल रहा है, सिर्फ पैसे के लिए चल रहा है, पैसे को देख के ही आगे काम चलते हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज पे डील करते हैं, तो हमें स्टेबिलिटी लेवल भी हमेशा देखना होता है। क्रिएटिविटी एंड चैलेंज, आप क्या अलग से कर सकते हैं और किन किन चैलेंज को अडॉप्ट करते हैं। जब हम नॉर्मली फैमिली अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, उसमें हम क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हैं। कोई एग्जांपल जैसे हम कोई भी ले लें, आपकी लाइफ में आई हो या किसी मेरी लाइफ में आई हो, कोई भी एग्जांपल ऐसी हो जिसमें मैंने कुछ अलग से किया हो, जिसका मुझे फायदा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी एंड चैलेंज। ठीक है। उसके बाद फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी का मतलब होता है कितनी आजादी से आप काम करते हैं। बहुत सारे लोग ये आजकल शायद टीवी में ऐड देखिए, कभी एक दिखा रहे हैं ऐड, तो शायद मेरे ख्याल इंटरनेट की रही है, VI वोडा इंटरनेट की ही शायद आती है, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ है, मेरे को दिमाग में नहीं है। वो ऑफिस में बंदे जाते हैं, गधा खड़ा होता है, गधे का सर लगा के जाना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं भी 3-4 लोग जाते हैं, गधे को सर लगा के जाते हैं। उनका मतलब होता है भी जैसे वो बोलते हैं, हाँ अपग्रेड की नहीं है वो। तो उसमें एक बंदा ऐसा आता है, वो गधे के बाद रुकता है लेकिन वो साइड में चला जाता है।
तो होता है कि वो बोलता है कि मैं अपनी नॉलेज से काम कर रहा हूँ, अपनी आजादी से काम कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बंदिश में काम करना, कंपनी में जुड़ गए, बंदिश नहीं होती। कंपनी में हम अपना कितना लग से काम करके दिखाएं। बिजनेस में यही चीज होती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का पता है कि गवर्नमेंट के रूल हमारे लिए बंदिश है, गवर्नमेंट के रूल को अडॉप्ट करके हमने काम करना, लेकिन हम अपने बिजनेस में कितना अलग करेंगे उसके ऊपर तो कोई गवर्नमेंट बंदिश नहीं लगाती। गवर्नमेंट खुद बोलती है हमें आगे लेके चलना है। सेम मैनेजर लेवल में भी यही होता है। मैनेजर कंपनी में बंदिश होती है कि मैनेजर है वो, लेकिन उसने काम कैसे करवाना है वो तो खुद उसकी एक्टिविटीज निकल के आती है। तो ये फ्रीडम होना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कहता है एंकर बनेगा, उसको हमेशा फ्रीडम होता है और आजादी से काम करेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता बंदा के। अभी एग्जाम्पल लें, धोनी ने संन्यास ले लिया, इंडियन क्रिकेट टीम से हट गया, क्योंकि उसका नाम चलता धोनी धोनी, बहुत लोग कहते थे। आईपीएल में उसकी टीम बाहर भी होगी, तो उसको लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया क्या सर आप अगले साल भी खेलोगे? उन्होंने बोला श्योर। ये मैंने कहता संन्यास लिया, लेकिन ये नहीं बोला मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। इंडियन टीम छोड़ दी कि वहां पे और प्लेयर भी आगे आने वाले हैं, लेकिन जहां पे उसको चांस है वो तो आगे चलता रहेगा ना, तो वो चीजें आगे नहीं आती। मीन्स किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करते। एग्जाम्पल लें, गेल देखा है जो क्रिकेट खेलता है, उसकी एज 41 ईयर्स है। मोस्टली इंडिया में मेरे को लगता है कोई प्लेयर इतनी एज से खेला नहीं है, तो वो अभी भी खेल रहा है। और बल्ले के पीछे बॉस लगा के घूमता है, वो जहाँ पे चौके छक्के लगाएगा तो बॉस दिखा देता है मैं ही बॉस हूँ। तो वो एक फ्रीडम होती है, क्योंकि उसका नाम चलता है वो। तो उसी चीज को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। सलमान खान, सभी लोग उसको पसंद करते हैं, जबकि शादी नहीं की उसने। वो क्या है, फ्रीडम है, उसकी आजादी है, उसको मतलब नहीं है कोई उस चीज के लिए, ना ही उसको कोई पर्सन बोलता है। हमारी फैमिली में ये ज्यादा हो जाए तो सब लोग बोलने लग जाते हैं शादी क्यों नहीं हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वहां पे उनको नहीं कोई बोलता ना। तो ये चीज क्या है, एक हैंकर्स बनना इसी तरह बनता है जब कोई बंदा फ्रीडम में। मीन्स जो लोग आपके लिए बोलेंगे, कभी भी आज बोलेंगे, कल आप ही के लिए नाम उसका दिमाग में आएगा, क्योंकि जब आप कुछ अलग करके चले जाते हैं। फिर हमारे पास आती हैं अदर्स एंकर्स। अदर्स एंकर्स जो अलग एक्टिविटीज अपनी नॉलेज के बेस पे आगे निकल के आते हैं। जब भी आपने कहता कैरियर प्लानिंग करनी है, उसके लिए स्टेप क्या होंगे, किस बेस पे आप कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कहता प्रिपेयरिंग पर्सनल स्किल इन्वेंटरीज। अपनी पर्सनल स्किल्स की इन्वेंटरी पहले ही कर लीजिए। अगर कैरियर को आगे लेके जाना है, कोई भी प्लानिंग प्रोग्रेस करनी चाहते हो, एंकर्स बनना चाहते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज को पहले ही डिसाइड कर लो। मुझे किस दिशा में जाना है, क्या क्या मैं अलग कर सकता हूँ। जो काम सब करते हैं वो सभी कर पाएंगे, हम क्या अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। क्योंकि जब कोई बंदा डॉक्टर बनने जाता है, ये सोच के नहीं जाता कि मुझे जैसे वो बंदा डॉक्टर बनना है वैसे डॉक्टर होंगे। मैं डॉक्टरी में कुछ अलग सीख के आना चाहता हूँ। कोई अकाउंटेंट या चार्टर्ड सीए बनना चाहता है, सीए तो बहुत लोग बन रहे हैं, आप सीए में क्या अलग से काम करके दिखाएंगे, किस लोगों को कैसे सर्विस देंगे। क्योंकि लोग तो फैमिली बेस में भी चलते हैं ना, हमारे पर्सन में ये थे हम भी वही बनेंगे, लेकिन उसमें अलग भी कुछ होना चाहिए। मीन्स अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। किसी बंदे को सीए बनने में काफी टाइम लग गया, एक एग्जाम जैसे सीए का क्लियर करना होता है, कोई बंदा फर्स्ट टाइम में क्लियर करता है, कोई बंदा 3 बार सीए का एग्जाम देता है, कोई बंदा 4 बार देता है। हम उसमें कैसे निपुण है, वो चीजें हमें पहले से ही सेटअप करनी होंगी। दूसरा, डिवेलपिंग कैरियर पाथ। कैरियर पाथ के बारे में, पहले डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस स्टेज में मुझे क्या फायदा होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला भी, आप बैंक में जाके कहता मैं बैंक में हायर पोस्ट में जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट उसके लिए अप्लाई करेंगे, टफ सिचुएशन होगी, प्लस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम लोअर लेवल से स्टार्ट करें, उसका बेनिफिट हमें ज्यादा भी मिल सकता है। क्योंकि मान लो कोई कंपनी, जैसे बैंक में एग्जाम्पल है, कोई क्लर्क लगाना, तो क्लर्क में आपको 2-3 साल बाद या 1 साल 2 साल बाद आपको आगे जाने का चांस जरूर मिलते हैं। उनको आगे वो मैनेजर लेवल में, फिर मैनेजर से एचओडी में, हेड ऑफिस, या फिर जो क्वालिटी बेस पे काम करते हैं बैंक में, या ऑडिट बेस पे काम करते हैं, ये टीम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई बार क्या है, हेड ऑफिस में ही पहुंच जाना अपना, ये भी अचीवमेंट होती है। बैठे बैठे प्रधानमंत्री बन जाना, चाय बेच बेच के, जो भी एक अचीवमेंट ही हो जाती है। तो हमने पहले से डेवलपमेंट देखी थी ना, उस बंदे ने पहले से सोचा तभी जाके प्रधानमंत्री बन गया। अब कोई सोच ही नहीं सकता था कोई बंदा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें भी हमेशा हमारे पास डेवलपमेंट इन्होंने बताई हुई। देखो आपके पास सेल्स में कहता बंदा काम कर रहा है, फिर कहता बंदा जो सेल्स में ऑफिसर बना, सेल्स में, सेल्स से फिर वो मैनेजर बना, फिर वो जनरल मैनेजर सेल्स में आया। इधर से भी उन्होंने दिखाई हुई है। मीन्स एक हमें स्टेज जो है सेटअप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम आगे जा सकते हैं। पुट राइट मैन एट द राइट प्लेस। ये भी जरूरी होता है कि जिस बंदे को जरूरी रकम में रखना चाहते हो, क्योंकि जब भी कैरियर डेवलपमेंट आपने करनी है, आपको आप एम्प्लॉय में लगे, उसके बाद ऑफिसर बने हैं, तो आपको ये चीज आ जानी चाहिए, चाहे मैनेजर में, किस बंदे को किस जगह पे रखना है।
जब इस चीज की नॉलेज हमें आ जाती है तो इजिली बेस पे कहता आप अपने आप को कैंकर बेस में लेके आ सकते हो। दूसरा, इम्पार्ट ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी हमेशा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम काम में लिखें, कहीं से भी आपको ये ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। हर एग्जाम्पल मैं लूँ, कोई बंदा बोला बैंक का एग्जाम देना है, वहां पे क्यों बोला जाता है, कहता जनरल नॉलेज के लिए न्यूज देखो, इंग्लिश वाले न्यूज पेपर पढ़ो। वो ट्रेनिंग ही होती है। कहता हम तो आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा इंग्लिश का जैसे एग्जाम होता है, इंग्लिश में क्या तो पैराग्राफ मिलते हैं, बोलना पैराग्राफ कहाँ से, बुक में से पढ़ लो, वो तो मैटर नहीं करता। कहता मैं तो एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको कहाँ से ढूंढना है, जितने आपको नोट्स मिलेंगे बाहर से, ज्यादा न्यूज पेपर मिलेगा। तो ये इम्पार्ट ट्रेनिंग हो जाती है किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए। हम जो चीज करा देंगे वो चीज ट्रेनिंग में नहीं आती। इसके अलावा आपने क्या सीखा वो चीजें ट्रेनिंग में आती हैं। रिव्यू एंड काउंसलिंग, ये हमेशा होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिव्यू होते रहना चाहिए। काउंसलिंग होना चाहिए, मीन्स उसका चेकअप टाइम, जहाँ पे नेसेसरी है उस चीज को हटा के, जो चीज गलत लग रही है उसको हटा के उसको सही करना। तो ये आपका कैरियर पाथ जो इस तरह से कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन चेंज। पहले तो बात करते हैं चेंज के लिए। चेंज इज नथिंग, हम बोल सकते हैं भी चेंज कभी आप बोलेंगे नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ में, कंपनीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। वो किसी बेस पे भी जाएंगे, पॉलिटिकल बेस पे भी आ सकते हैं, सोशल लेवल पे भी आ सकते हैं, लाइफस्टाइल में जा जाएंगे। परमानेंट कोई चीज नहीं होती। मैं बोलूँ भी एक चीज परमानेंट है वैसी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। चेंजेस टेक्नोलॉजी बेस, सोशल लाइफ में किसी भी बेस पे आपके पास आते रहेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल एरिया, अलग अलग एरियाज जो भी आपके पास हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं। हमें इनको अडॉप्ट करना ही पड़ता है। तो कभी भी हम बोल नहीं सकते भी कंपनीज वगैरह में चेंज नहीं आएंगे, वो चेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले बात करें, जैसे एग्जांपल टॉपिक इन्होंने लिए हैं, कहता कुछ मेन टॉपिक कंपनीज वाले सोचते हैं, हायरिंग ए न्यू एम्प्लॉय। ये भी एक तरह का चेंज ही होता है ना, न्यू एम्प्लॉयज रखने उन्होंने, उनके माइंड में हमेशा चलता है कि वर्क ग्रुप जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि जब नया पर्सन आएगा। दूसरा, परचेजिंग ए न्यू पीस ऑफ, आप कोई नया चीज खरीदना चाहते हैं कंपनी के लिए, मान लो रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं, कोई नई चीज खरीदनी पड़ गई तो उसमें हमें लगता है काम में प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो चेंजेस आते ही जरूर हैं। उसके बाद रीअरेंजिंग वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन को रीअरेंज करना, मीन्स जो कंपनी में पहले काम चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, उनको चेंजेस करने, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है हमेशा कंपनीज के माइंड में चलते रहते हैं। फोर्सेस फॉर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चेंज आते हैं कंपनीज में, किन किन फोर्सेस की वजह से आते हैं। दो प्रकार की फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल होगी जो कंपनीज की बाहर की फोर्सेस होती है, कंपनी का अपना वातावरण होता है, कंपनी के बाहर जो काम कुछ भी घटता रहता है उसके लिए। सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी चेंज, अगर मान लो कहता आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बाहर जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, मीन्स लोगों का टेस्ट, जैसा कोई आईटी सेक्टर में कुछ नया चेंजेस आया है, लोग उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी डिमांड खत्म होती चली जा रही है, तो ये फैक्टर हमेशा कंपनी को अफेक्ट करता ही है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों, आज का टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन में, आप बोलें कि सिर्फ मैं डोमेस्टिक में काम कर लूंगा, नहीं चलने वाला। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लोग आपस से ऑनलाइन जैसे बातचीत कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, बाहर का सामान इधर इजली बेस पे आ जा रहा है, हम अपना सामान बाहर भेज दे रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग होती चली जा रही है। हर एक बंदे जो हम जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, लेकिन ये चीजें फिर भी हो जाती हैं, तो ये भी हमेशा बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। बिजनेस हमें चेंज उस हिसाब से करने पड़ते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, कोई भी मान लो कंपनी गवर्नमेंट है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी, जब वो आएगी तो अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, तो कंपनीज के ऊपर इसका चेंजेस का इफेक्ट हमेशा पड़ता है, क्योंकि उसने जब कोई नई कंपनी नई गवर्नमेंट आएगी, उसने अपने नए रूल लगाने हैं, उसका इफेक्ट हमेशा बिजनेस के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। वर्क फॉर डाइवर्सिटी, आपके काम करने की जो दिशा है वो चेंज होगी। आप मान लीजिए कपड़ा बना रहे थे जिस दिशा में मिलके, बाहर जो मार्केट में वो दिशा ही चेंज हो चुकी है, बिल्कुल मीन्स अलग ही चल रहे हैं, अलग ही दिशा में कोई काम बन रहा है, अलग तरह के कपड़े बन रहे हैं, तो वो चीज क्या हो, एग्जाम्पल हो जाती है, हमारी काम करने की दिशा बिल्कुल चेंज हो रही है। अभी एग्जाम्पल हमें गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें ज्यादातर जो एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, हम अपना काम सिर्फ नॉर्मल बिजनेस बना रहे हैं कि हम बनाएंगे और यहीं पे खत्म करेंगे, तो आपके बिजनेस को हमेशा चेंज हो जाएगा ना। तो आपकी कंपनी में कैरियर डेवलपमेंट रहना है, फिर टर्नओवर भी ज्यादा होगी, तो बिजनेस चेंज हमेशा हो जाता है। मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर, काम करने जो बंदे मैनेज मीन सोशल लाइफ में हम किसी को मैनेज करना ही भूल गए हैं, हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि एक्सटर्नल बेस पे ही निकल के आता है।
बाहर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज दे रही है अदर कंपनीज के लिए कुछ और मिल रही है, हम अपने बिजनेस में कुछ और लेके चल रहे हैं, हम उस दिशा में नहीं है, तो हमारा बिजनेस हमेशा चेंज ही होगा। मान लो मैंने बिजनेस ऐसा किया हुआ है जिसमें मुझे सब्सिडीज मिल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है अगर ये बिजनेस करोगे तो सब्सिडीज ज्यादा मिलेंगी, तो हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो अगर हमारा मैनेजिंग सिस्टम ही गड़बड़ है तो हमारा बिजनेस जो है चेंज होगा। फिर है हमारे पास इंटरनल फोर्सेस। विद इन कंपनी में कौन ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से कंपनी में चेंज आता है? सबसे पहले मैनेजरियल पर्सनल, जितना भी हमारा मैनेजरियल स्टाफ होगा अगर वो चेंज आ जाता है कंपनी में तो कंपनी में चेंज जरूर होते हैं, क्योंकि जब नया बंदा आएगा अपने इनोवेटिव स्किल्स या न्यू एक्सपीरियंस के साथ आएगा, उसने वो काम वैसे ही करवाना है। सभी लोगों को उन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है, मना तो कोई कर नहीं पाता, तो उसमें कुछ ना कुछ कंपनी को इफेक्ट जरूर पड़ता है। डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस, आपकी कंपनी का क्वालिटी सेक्टर जो है बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, टाइम वेस्टेज, आइडल टाइम ज्यादा निकल के आ रहा है आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी में चेंज आएगा। उसके बाद चेंज इन वर्क क्लाइमेट, काम करने का तरीका, जब वातावरण जो है वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है। नॉर्मली जैसे ग्रुप एक्टिविटी में काम कर रहे थे, लोग इससे कोऑपरेट नहीं कर रहे, बेटर कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो चेंजेस आ जाएंगे। डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमारी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसीज बहुत है, रुकावटें बहुत है, हर एक बंदा जो काम चलता है उसमें कुछ ना कुछ रोक देता है, तो उस चीज का फर्क भी हमेशा कंपनीज को पड़ता है। क्रिसिस का मतलब ये रुकावटें ही होती हैं। रुकावटें जैसे कि लॉकडाउन हो जाना, नोटबंदी होना, जब मान लो किसी प्रकार के कंपनी में हड़ताल होगी, लॉकआउट हो गए, एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी रुकावटें सब आती हैं। मान लो आग लग गई या कोई ऐसे जिसकी मिस हैपनिंग कुछ भी होगी जिसकी वजह से कंपनी में बंद हुआ, तो हमें उस चीज के बारे में अगर ना पता हो तो ये चीजें भी हमारी कंपनी में कहता ऑलवेज अफेक्ट जरूर करती हैं। तो इस चीजों के बारे में भी कहता हमें देखना जरूर होता है। एक और लिखा एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशन, जो कंपनी में एम्प्लॉय लगे हैं अगर उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं ज्यादा, तो भी आपकी कंपनी को हमेशा चेंज करेंगे। एक्सपेक्टेशन मींस कई बार बंदा बोलता है हमें इतनी सैलरी मिलेगी तो हम तभी काम करेंगे, या फिर हमारी सोशल लाइफ, हमारी इंश्योरेंस होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी जैसे फैसिलिटी नहीं होती, मेरा पीएफ कटना चाहिए, तो बहुत सारी जो फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयज को मिलती हैं अगर नहीं मिल रही, वो बढ़ती चली जा रही है, तो कंपनी में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये कारण थे जो कंपनी में चेंज होते ही होते हैं। रहता है फॉर्म ऑफ चेंज, किस फॉर्म में जो चेंज होते हैं, दो प्रकार के चेंज होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड चेंज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कंपनी ने पहले से डिसाइड किया होता है, डेलिब्रेट डिसीजन होता है, सभी लोगों ने मिलकर सहमति देके वो डिसीजन लिया होता है कि हम वो काम करने जाएंगे। एग्जाम्पल में लिखा है इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट्स। जब कंपनी खुद बोल के जाती है कोई भी इन्वायरमेंट आए हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बोला भी जीएसटी लगा था, कंपनी ने पहले से ही सोचा हुआ था, प्लान्ड था। जीएसटी लगने की बात 2 साल पहले बोल दी गई, सबको पता था कि जीएसटी लगेगा और कंपनी ने पहले ही प्लान किया हुआ था। अनप्लान्ड क्या हो गया उसके बारे में? अनप्लान्ड हो गया जब कुछ भी चीजों के लिए प्लानिंग नहीं की होती, हमें उस चीज को कैसे चेंज में इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने कभी सोचा ही नहीं था भी लॉकडाउन लगेगा, तो अनप्लान्ड था। कोई हड़ आ गया, तूफान आ गया किसी एरिया में, परफेक्ट बहुत ज्यादा तबाही आ गई, जैसे ज्यादातर मोस्टली तो एग्रीकल्चर में से चलता है, अनप्लान्ड ही होता है। कभी भी किसान सोच के नहीं चलता कि मैं आज खेती करूंगा और मौसम खराब हो जाएगा या फिर हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी, तो ये अनप्लान्ड चेंज होते हैं। 2 प्रकार के चेंज होंगे। इनको जब भी हम लेके चलते हैं तो बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। अगर तो इनोवेटिव स्किल्स के साथ चलेंगे तो बिजनेस आगे निकल जाते हैं और बेस्ट फायदा उठा के मीन्स अदर कंपनीज को पीछे छोड़ देते हैं जहां पे उनका कंपटीशन लेवल चल रहा होता है। अगर हमने प्लानिंग शुरू से ही प्रॉपर नहीं लेके चलते, मैंने जाने पहले बोला कि अगर बड़ी फर्म्स हैं उनमें काम कैसे चलता है, फंक्शनल ग्रुप पे चलता है, अलग अलग बंदे की अलग अलग जिम्मेवारी पे। अगर तो बंदे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो अडॉप्शन इजीली बेस पे कर लेते हैं चेंजेस को। अगर वो काम वैसे नहीं चल रहा है, एक ही बंदा सभी काम को देख रहा है, तो प्रॉब्लम्स ऑलवेज क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पे नॉलेज सिर्फ एक पर्सन के पास ही होती है, बाकी की श्योर नहीं होती। जब आपके पास नॉलेज वाले पर्सन ज्यादा होंगे तो उसका फायदा हमें ज्यादा हो जाएगा। अनप्लान्ड में इन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद आपको मान लो कंपनी में कहता है इंटरनल एजेंट जो है कंपनी का विद इन काम करने का तरीका, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। एक्सटर्नल एजेंट जो कंपनी के बाहर जो एजेंट्स है उनमें चेंजेस आए, तो ये भी अनप्लान्ड होते हैं। मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया तो अनप्लान्ड में आ जाते हैं।